नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। और पाकिस्तान के साथ जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर पाकिस्तान का डर आप रोज देखते हैं। रोजाना वहां का प्रधानमंत्री, वहां का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कोई ना कोई कहता है बस भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है। कोई टाइमलाइन 24 घंटे की, 36 घंटे की देता है और ये रोजाना का एक तमाशा पाकिस्तान में बना हुआ है। लेकिन भारत में एक बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि भारत और भारत की सरकार ने यह तय तो कर लिया है कि आतंकवादियों का और उनके पीछे जितने उनके बैकर्स हैं इस बार सबका सफाया होगा। लेकिन कहीं कोई आपने ऐसी आवाजें सुनी होंगी कि हम हमला करने वाले हैं या हम यहां से हमला करेंगे या हमारी एयरफोर्स, नेवी, सेना ये जाल बिछा रही है? कुछ नहीं। यहां शांति है और वहां अफरा तफरी है। लेकिन इस सब के बीच हम सबको यानी कि देशवासियों को भी जरा अपने मन में यह तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उस सब के लिए पूरे राष्ट्र का साथ सरकार के साथ होना चाहिए। और उसके लिए एक बात और बहुत जरूरी है, अपने दुश्मन को अच्छे से जानना, उसको पहचानना, उसकी कमजोरियां भी जानना और उसके पास क्या ताकत है इसको भी पहचानना। और यह बात आज हम करेंगे। हमारे साथ वॉर रूम में आज मेहमान हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, और मेरे जनरल संजय मिश्र साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। सुधांशु जी बहुत स्वागत आपका। आज सर पाकिस्तान की कुंडली आपको हमको बतानी है। आज हम जहां खड़े हैं, जैसा मैंने बताया, हमारी फौज और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा सेना का काम है, सेना करेगी। गृहमंत्री ने कल कहा कि जिन्होंने भी पहलगाम का हमला कराया वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बस। और राष्ट्र को संतुष्टि है कि इन्होंने कहा है तो ये होगा। लेकिन पाकिस्तान में इतनी खलबली क्यों है कि जैसे भारत उनको चिट्ठी लिख के बताएगा कि इतने घंटों में हम लोग हमला करने वाले हैं? आप सुन रहे होंगे वहां के नेताओं के बयान। सुधांशु जी देखिए, जब आज आपके कार्यक्रम का शीर्षक है पाकिस्तान की जन्म कुंडली, तो पाकिस्तान का जन्म जो हुआ था तो कुंडली में उसके कैसे ग्रह बैठे थे ये तो जनरल आसिम मुनीर ने अपने वक्तव्य में बता दिया कि टू नेशन थ्योरी उन्होंने दी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने भारत के भी तमाम विपक्षी दलों की कुंडली के राज खोल दिए, जो बेवजह टू नेशन थ्योरी के लिए दूसरों को आरोप लगाते थे। यानी मुजरिम ने इकबालिया बयान कर दिया। पाकिस्तान ने कह दिया कि हां हम टू नेशन थ्योरी मानते थे और हिंदुओं के प्रति हेट्रेड मानते थे। अब इसके बाद भी अगर वकील या मुद्दई इधर उधर की बातें करे तो मतलब कुंडली का राज साफ हो गया। अब आइए कर्म कुंडली देखिए। भारत और पाकिस्तान तो एक साथ ही आगे बढ़े थे जी। 15 अगस्त 47 को हम आजाद हुए और 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान क्रिएट हुआ, आजाद नहीं हुआ हमारे हिस्से से अलग होके। और आज तकरीबन 77-78 साल के बाद हम कहां खड़े हैं और वो कहां खड़ा है? जो आपने कहा ना खलबली, वो क्यों है? आज आप समझिए, दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्टों में से एक, जो यूएन के द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट, हाफिज सईद तो वो उनका है, मसूद अजहर उनका है, ओसामा बिन लादेन उनके यहां पाया जा चुका है। हमारे यहां कौन कौन है जो हमारे ओरिजिन के हैं? दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के सीईओ, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई हमारा है, इंडियन ओरिजिन। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का चीफ, इंडियन ओरिजिन। पेप्सी की चीफ इंडियन ओरिजिन। तो मतलब अब स्थिति यह है कि आप ये कह सकते हैं कि हमने बड़े बड़े कंपनियों के चीफ बनाए, हाईटेक कंपनीज के चीफ बनाए। तो हमारे यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड के चीफ, अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, ऐसे होते थे। और उनके यहाँ लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद वगैरह वगैरह के चीफ हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, एक दौर था जब इंडिया और पाकिस्तान को बराबर माना जाता था। अब वो दिन चले गए। आज भारत और पाकिस्तान की वस्तु स्थिति में इतना अंतर है, इतना अंतर है। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। युद्ध लड़ने से पहले डिप्लोमेटिक पेशबंदी होती है। एक दौर था 71 की वॉर, जिसको कोई जो भी कहे, आप जाके चेक कर लीजिए। जब जंगबंदी की करारदाद आई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, मोर देन 100 कंट्रीज सपोर्टेड पाकिस्तान। केवल सोवियत यूनियन ने हमारे लिए वीटो किया था। आज ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड हमारे साथ, केवल एक चाइना उनके साथ खड़ा, वो भी टैक्टिकली अभी खुल के नहीं बोल रहा है। यानी हमने उसको किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज पाकिस्तान अपने वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, यानी आज तक के सबसे बुरे तरीके से वैश्विक कूटनीति में अलग थलग होने में पड़ा हुआ है। आपने देखा कि अरब और ईरान दोनों ने पाकिस्तान के हमले की निंदा की है, जो आतंकी हमला हुआ है। अरब और ईरान दोनों मुस्लिम वर्ल्ड के दो बड़े ध्रुव हैं। अरब, सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का, और ईरान शिया मुस्लिम वर्ल्ड का। अब अगर अरब, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात भी पाकिस्तान के लिए खुल के नहीं बोल रहे हैं, चाइना भी बचने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान की हालत क्या है?
कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। मोदी जी ने वहां लाके खड़ा किया है। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना, ये जो रिएक्शन वहां दिख रहा है, ये बौखलाहट है, ये खिसियाहट है। और वो सोच रहे हैं कभी जमाना आया होगा, तो मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहूंगा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। जब से तुमने हाफिज सईद जैसे लोगों को अपना लिया है, अब वो गुजरा जमाना नहीं आने वाला है। आज मैं आपसे कह सकता हूं, पाकिस्तान के आवाम को यह महसूस हो रहा होगा, पाकिस्तान के हर व्यक्ति को यह महसूस हो रहा होगा कि आईएसआई, फौज और मुल्ला मौलवी के चक्कर में कहां पाकिस्तान 75 साल के बाद, कहां हिंदुस्तान 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज और तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 और चांद के अछूते खोने को पहुंचने वाले देश। तो मुझे लगता है जमीन आसमान का अंतर केवल एक सोच की वजह से आया था, वरना कुंडली तो दोनों की सिर्फ 24 घंटे के अंतर से शुरू हुई। अच्छा, वो जो सोच है वो आपने देखा होगा कि इनके जो रक्षा मंत्री हैं या बिलावल भुट्टो जो इनके पुराने फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों से वेस्ट के, अमेरिका के टीवी जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ पर तो ये जैसा बता रहे थे हाफिज सईद हुआ या इस तरीके के लोग आतंकवादी आप लोगों ने अपने खूब पाले हैं, इनको आपने ही तैयार किया। तो दोनों के पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि तो हमने आपके कहने पर किया था, या आपके कहने पर हमने अफगानिस्तान में भेजने के लिए, रूस से, सोवियत संघ से लड़ने के लिए हमने ये जहादी मुजाहिदीन तैयार किए थे। लेकिन सर, आज उनमें और पाकिस्तान की सेना में कोई फर्क पड़ा है क्या? कोई फर्क दिखता है क्या? जिस किस्म की स्पीच आसिम मुनीर ने दी थी, लोगों ने कहा कि ये तो जनरल नहीं, किसी मौलाना की तरह स्पीच दे रहा है। देखिए, आसिम मुनीर है ना, वो क्या दिखावा चाहता है, वो उसका इरादा है कि मोहम्मद अली जिन्ना और जनरल मुशर्रफ उनके और जनरल जिया उल हक उनकी ये कदमों में चलना चाहता है। अच्छा, पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री। पॉलिटिकल कैसे? फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी वाज मोहम्मद अली जिन्ना। आपको पता है क्या उसका इरादा क्या था? और आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट किया गया सिर्फ यही बोल के, हिंदू मुस्लिम और ये क्या नाम है, हमें एक अलग से पाकिस्तान चाहिए मुसलमानों के लिए, यही इरादा था। यही आसिफ मुनीर वही स्टेटमेंट फिर दोहरा रहा है, और उसने उसको और मल्टीप्लाई कर दिया है कि ये बोल के कि हिंदू और मुस्लिम का खून और सब कुछ अलग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ अलग है। वो तो हमारा ही खून था, हमारे से तो वो निकले हैं। ये तो एक आर्टिफिशियल नेशन एक कंसीव हुआ है, और फिर कश्मीर हमारा जुगुलर वेन है। और वो दिखाना चाहता है कि जनरल जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ, मैं ये दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ, जनरल जिया उल हक ने ही इस पूरे इलाके में टेररिज्म शुरू की। तो ही वाज अ टेररिस्ट। किसको उसने क्यों टेररिज्म शुरू की? अमेरिका के साथ मिलके जब ये सोवियत रूस को अफगानिस्तान से निकालना था, वो उस समय से टेररिज्म शुरू हुई। फिर वही जो टेररिस्ट थे, जब अफगानिस्तान से सोवियत सेना निकल गई 1989 में, 86 ऑनवर्ड्स, उस समय मैं कश्मीर में पोस्टेड था, कुपवाड़ा सेक्टर में, 86 ऑनवर्ड्स उन्होंने टेररिस्ट को भेजना शुरू किया था, 86 टू 89 कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने अपना एजेंडा चालू किया टेररिज्म का। तो और उसके बाद आपको पता है फर्स्ट जो कश्मीर में अटैक्स हुए 89 में शुरू हो चुके थे। क्या साफ जाहिर है, ये शख्स है जो मुनीर, ये किसके कदमों पे चलना चाह रहा है? हिंदू मुसलमान बोल के अपना जो फाउंडर था उनका आर्टिफिशियल स्टेट का, जिन्ना का, और उसके बाद ये जनरल जिया उल हक। अंत क्या हुआ दोनों का? पाकिस्तान का क्या अंत हुआ? पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ था, पाकिस्तान 1.0 था, उस समय एक आर्टिफिशियल स्टेट था। पाकिस्तान 2.0 16 दिसंबर 1971 को एक पाकिस्तान 2.0 हुआ, बांग्लादेश निकल गया, एक स्टेट निकल गया। और आज पाकिस्तान की वो स्थिति है, यही मुनीर के अंदर पाकिस्तान 3.0 होगा, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पीओके ये अलग हो जाएंगे। पीओके वापस हमारे पास आएगा, ये अपने आप होगा। और जो सुधांशु जी ने भी बोला है, बिल्कुल सही बोला है, वहाँ की ये कौन करेगा? अभी तो भारत ने हमला शुरू नहीं किया है, अभी तो सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हुआ है, इकोनॉमिक ऑफेंसिव हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसी में इतनी घबराहट। जिस दिन सेना का हमला शुरू होगा, और सेना के हमले तरीके के बहुत हैं, एक पोस्चरिंग होती है, हर फ्रंट में अपनी हरकत दिखाना है, वो दिखा रहे हैं हम, अभी तो और कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद इतनी बौखलाहट और न्यूक्लियर टेररिज्म की बात कर रहे हैं कि हम ये न्यूक्लियर टेररिज्म करेंगे। तो बेसिकली ये जो बात हुई है 75 साल में इंडिया का और पाकिस्तान का,
और मैं जब अफगानिस्तान में था, मेरे को कई अफगान स्टूडेंट्स मिले थे जो पाकिस्तान में पढ़े थे, और कुछ पाकिस्तानी भी मिले थे। एक चीज़ बोलते थे वो, यंग स्टूडेंट्स एंड यंग पाकिस्तानीज रिग्रेट पार्टीशन। मतलब ये हमारे लिए सबसे खराब हुआ हिस्ट्री में, क्योंकि आज कहाँ इंडिया और कहाँ हम पताल में आ गए हैं। तो कहने का मतलब है मुनीर उनको उसी रास्ते में ले जा रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान 3.0 करेगा, पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा। आपने जैसे बताया वो अपना आइडियल मानता है जिन्ना को और जियाउल हक को। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तानियों से कभी आपका वास्ता पड़े? वैसे इसमें जो जनरल साहब ने बोला, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जो आपने कहा ना कि जी रियल पाकिस्तानी थिंक्स दैट इट वाज रॉन्ग। 70 साल हुए थे आज़ादी के बाद के। अमेरिका में एक पाकिस्तान के यंग लीडर से बात हुई, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपको क्या लगता है 70 साल आज़ादी के हो गए, आपने पाया खोया पार्टीशन को लेकर, पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया क्या सोचता है? तो जानते हैं उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा सच सच बताऊं पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया क्या सोचता है? हमने कहा बताइए। कहा पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया कहता हम आज़ाद हुए ही कब? तो मैंने कहा आज़ाद नहीं हुए तो 47 में क्या हुआ? एंड लुक इज हिज वर्ड। और यह पाकिस्तान की जनता को समझना चाहिए। उनका वर्ड क्या था? सन 47 में सिर्फ हमारी हुकूमत का जो मरकज था यानी सेंटर, वो लंदन से शिफ्ट होकर वॉशिंगटन चला गया। 47 से पहले लंदन की हुकूमत तय करती थी, वो हमारा मुस्तकबिल होता था। उसके बाद वॉशिंगटन जो तय करता था वो हमारा मुस्तकबिल था। अब बीजिंग जो तय करता है वो हमारा मुस्तकबिल है। हम तो कभी आज़ाद हुए ही नहीं। एग्जैक्टली ये वही है जो ख्वाजा आसिफ ने बोला कि हम आपके लिए डर्ट क्लियर करते रहे। तो जो आपने बात कही है, जो पाकिस्तान में थोड़ा भी समझदार है वो कहेगा कि इस पार्टीशन ने उन्हें गुलामी, गरीबों गुर्बत के उस अंधेरे में धकेल दिया है जहां पर चंद लोग आकर तो मजा कर रहे हैं। और एक और बात समझिए, पाकिस्तान का एक कोई बड़ा लीडर नहीं इसका दुबई लंदन में बंगला ना हो। बिल्कुल, बताइए, बताइए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे यहां किसी का नहीं है। हमारे यहां किसी के अकाउंट्स हो सकते हैं, मगर टॉप लेवल में जो लोग प्राइम मिनिस्टर है किसी का ये नहीं कह सकते कि साहब लंदन में उसका बहुत बड़ा मेंशन है, दुबई में बहुत बड़ा मेंशन है। बस इससे समझ लीजिए। और उनके यहां आर्मी चीफ्स के सबके हैं, लंदन में, दुबई में। इससे आप समझ लीजिए देश को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। और उसके बाद मतलब एक लाइटर नोट पे बात कहूं, बहुत पुरानी फिल्म है 50 के दशक की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। 1954 की फिल्म जागृति। मैं आप लोगों से कहूंगा जाके जरा यूट्यूब पे चेक करिएगा। ठीक इसकी नकल पर, एग्जैक्टली इसकी नकल पर फिल्म बनाई पाकिस्तान ने 55 में बेदारी। और ठीक इसकी नकल पे उन्हीं वर्डिंग्स को लेके गाना बनाया, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। अच्छा, अब पाकिस्तान में उसकी पैरोडी क्या बन रही है? आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक भी है। पाकिस्तान में भाई जैसे हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा। क्यों है वो बंदर के हाथ में उस्तरा? देख करके देखिए आप, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम, जितना वो चिल्लाते हैं, है न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के पास, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी अपने आप को आइडियोलॉजिकल स्टेट मानते हैं। हमारी एक विचारधारा के लिए हमने ये देश बनाया था, जिसको अभी आर्टिकुलेट आसिम मुनीर कर रहा था, उसने वही काम किया। अभी हम लोग, आप जब प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ तो यही बात कर रहे थे। पाकिस्तान, हमारे यहाँ एक फौजी भर्ती होता है, जनरल साहब फौज में गए, उनका अरमान होगा कि मैं टॉप पर पहुंचूं। ठीक है, अगर आप 4 स्टार जनरल हो जाते, आप भारतीय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना के प्रमुख बन जाते, आपकी एक रिटायरमेंट की डेट होती है, आप रिटायर हो जाते। सिंपल। इसके ऊपर भारत के अंदर किसी जनरल की ना कोई महत्वाकांक्षा होती है, ना वो कोई सोचता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही वो जनरल बन जाता है तो उसको लगने लगता है कि अब मैं आर्मी का चीफ बन जाऊंगा, और मैं आर्मी का चीफ बन गया तो मतलब मैं डिफेक्टो रूलर हूं, मैं ये 24 करोड़ की जनता का मालिक बन जाऊंगा। अब अगर वो साथ साथ ऐसी सोच वाला हो जैसा आसिम मुनीर, तो खतरा बड़ा है सुधांशु जी। एक जिहादी जनरल के हाथ में न्यूक्लियर बटन है। ये अब यहां पे मैं दोनों चीजों का उत्तर देता हूं, बोथ पॉलिटिकली और टेक्निकली। एक तो जो पाकिस्तान में ऐसा हुआ ये क्यों है, ये वहां के जो कल्चर अडॉप्ट किया उसकी फितरत है। मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान है, और खासकर उन्होंने कहा मगरबी पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान, उन्होंने कहा इसकी जहनियत अक्सरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी सोच युद्धोन्मादी है। यदि ये बना तो भारत के लिए भी समस्या होगी और पाकिस्तान के लिए भी समस्या होगी। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए।
कोई इसको सही, जब आसिफ मुनीर ने कहा ना कि हिंदू मुस्लिम 2 स्टेट हैं, नेशन है वगैरह वगैरह, इस्लामिक वर्ल्ड में सत्ता का ट्रांजिशन ऐसे ही होता है, या तो कुर्सी पे बैठा हुआ बादशाह मरता है या मार दिया जाता है, पीसफुल ट्रांजिशन होता नहीं। इसलिए स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। जब उन्होंने वो कल्चर अडॉप्ट किया, भाई डीएनए तो सेम है ना, अगर जनरल बाजवा वहां थे तो बाजवा हमारे यहां भी होते हैं, बिल्कुल ठीक। अगर वहां पे आप देखिए ना नजम सेठी वहां है तो सेठी यहां भी हैं, रियाज खोकर वहां है तो खोकर यहां भी हैं, वो कौन वो थे चौधरी वहां हैं तो यहां भी हैं। फिर जब डीएनए एक है तो क्या हुआ, सोच बदल गई, इसलिए वो हो गया। अब रही बात इसकी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं उस जहनियत में पैबस्त होकर, और जो जहनियत जानते क्या होती है भाई साहब, वहां तो निजाम मुस्तफा है, तो फिर काहे बात की लड़ाई है? जो अभी जनरल साहब ने कहा 2 नेशन थ्योरी 3 नेशन में क्यों बदल गई? पाकिस्तान तो इस्लामिक ब्रदरहुड पे बना था, फिर क्यों नहीं बांग्लादेश को साथ में रख पाए? वो बंगालियों को नहीं बर्दाश्त कर पाए कि कैसे इनको पावर दे देंगे, हम पंजाबी हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, भारत हिंदू ब्रदरहुड पे नहीं बना था, पर जो पाकिस्तान से आए सब यहां समाहित हुए और बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पाकिस्तान बनवाया भारत के मुसलमानों ने, और वो यहां से गए वहां मुहाजिर कह के लतिया दिए गए। क्यों? माइंडसेट जब लड़ाई का होता है तो आपस में लड़ते हैं। अब बताइए पेशावर की मस्जिद में धमाके क्यों होते हैं? भाई वहां तो 100% मुसलमान है। माइंडसेट ये है, माइंडसेट लड़ाई का होगा। भाई साहब आप पहले बाहर से लड़ने की बात कहेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे। अब आता हूं टेक्निकल इस पे, जो आपने कहा बंदर के हाथ में उस्तरा, तो मेरे ख्याल से जनरल साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। सब ये आज के ज़माने में ये न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना इतना आसान नहीं है। आपने शायद वो स्टोरी पढ़ी होगी कि बालाकोट के बाद जब पाकिस्तान सोच रहा था रिटेलिएट करने के, तो अमेरिका ने कहा F-16 हम यूज़ नहीं करने देंगे, हम लॉक कर देंगे। आज की आईटी की टेक्नोलॉजी का ज़माना ऐसा है कि पाकिस्तान के पास अपना क्या है भाई? तेरा इंडिजिनस कुछ है? सब तो बाहर का है। बाहर का कंट्री चाहेगा तो लॉक कर देगा, आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, द मोमेंट यू ओपन द न्यूक्लियर वॉरहेड, तुरंत सैटेलाइट्स की नजर में आ जाता है, एंड इट कैन बी इफेक्टिवली टैकल्ड एंड न्यूट्रलाइज इमीडिएटली। थर्ड थिंग, उसका आफ्टरमेथ क्या होगा ये भी आपको पता। और अब इतना भी आसान नहीं है कि मैंने गिरा दिया उसके बाद वहां गिरा देंगे। देखिए क्या होता है, टैक्टिकल वेपन्स होते हैं जो आप बेहतर बताएंगे। एक शहर को तबाह करना लक्ष्य नहीं होता है, शहर को तबाह करना लक्ष्य नहीं। आप क्या होता 0.1 टन का, जैसे इंडिया ने 98 में जब किया था, तो मैं दर्शकों को कहूंगा जरा जाके इस पे चेक करिएगा। 11 मई को हमने 2 हाई टन के किए थे, जो 13 मई को हमने 3 किए, उसमें सब किलो टन के भी थे और हाइड्रोजन बम भी था। यानी हम न्यूक्लियर भी है, एटॉमिक भी। 0.1 टन का जानते क्या होता है? एक एयरपोर्ट उड़ा दिया, एक आपका कैंटोनमेंट उड़ा दिया, मतलब 2-3 किलोमीटर के रेंज की चीज सारी उड़ा दी। वो ज्यादा यूजफुल होता है इन केस ऑफ वॉर। उसकी प्रिसीजन की कैपेसिटी हमारे पास है, उनके पास नहीं। इसलिए अव्वल तो वो उसके बारे में सोचेंगे नहीं, सोचेंगे तो उसके बहुत सारे काउंटर मैकेनिज्म अपने पास हैं। तो ये जो टैक्टिकल लड़ाई वाली बात है, ये कन्वेंशनल लड़ाई के बाद यहां तक पहुंचते हैं। और दुनिया में कोई नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वॉर हो। जब बताइए रशिया यूक्रेन में, फिर रशिया अपने सैनिकों को क्यों मरने दे रहा है? ठीक बात है, कर दे फट से 1 मिनट में, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, इस आदमी की आसिफ मुनीर की थोड़ी और इसको समझने के लिए, क्योंकि भाई ठीक है आज तो वो देश वही चला रहा है, 2 मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। एक खुद इसका है जनरल साहब, मैं पढ़ रहा था ये कहीं बात कर रहे थे यंगस्टर्स के बीच में, जनरल आसिफ मुनीर अपने यहाँ पे देश में, और वहाँ ये थोड़ा वैसा आदमी है, रिजिड टाइप का आदमी है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन वगैरह पसंद नहीं करता ज़्यादा। तो उसने यंगस्टर से यही कहा कि अगर तुमको ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न सोच यही अपनानी है, तो हम लोग हिंदू सिविलाइजेशन से अलग क्यों हुए थे? प्रॉब्लम कहीं बहुत गहरी बैठी हुई है। एक पेंटागन के एक अफसर हैं माइकल रूबिन, इनका अभी स्टेटमेंट आया ये पहलगाम का हमला होने के बाद इसके बारे में। उन्होंने कहा कि इसकी तुलना की ओसामा बिन लादेन से। जनरल आसिफ मुनीर की तुलना पेंटागन का अधिकारी कर रहा है ओसामा बिन लादेन से। अंतर केवल एक है, ओसामा बिन लादेन गुफा में रहता था, ये महल में रहता है, वरना कोई सोच का अंतर नहीं है लादेन में और आसिफ मुनीर में। आप अग्री करते हैं? बिल्कुल। देखिए, आप ऐसा है, आपने एक सवाल भी उठाया था कि भारतीय सेना में और पाकिस्तान की सेना में सबसे बड़ा बहुत अंतर है। अंतर तो बहुत है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। वो अपनी कंट्री को सर्व नहीं करते हैं, वो सीनियर जनरल्स अपनी कंट्री का इस्तेमाल करते हैं और उनको दबोचते हैं और खुद का फ़ायदा देखते हैं। इंडियन आर्मी में जब हम पास आउट होते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, अंतिम पग होता है, हम जब सैल्यूट करते हैं, वहाँ हमें क्लियर है
The safety, honor and welfare of your country comes first always and every time. हमारी है we serve our country and country means we serve our people. हम अपने देशवासियों को सर्व करते हैं। कभी आपने देखा है कि भारतीय सेना में कोई हमारे खिलाफ खड़ा हुआ आज तक? पाकिस्तान सेना में 2 साल पहले उनके कोर कमांडर के घर जला दिए गए। किसने जलाए? वहां की आवाम ने। आप देखिए उनके मिलिट्री बेसिस पे और उनके एयर बेसिस पे अटैक हुए हैं पहली बार पाकिस्तान में। किसने किए? वहां की आवाम ने। और आज भी वक्त यह आ गया है कि वहां की आवाम ये जनरल से दुखी है। यही जनरल कियानी का घर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन आर्मी के सारे जनरल्स अपने ही देश में हैं, इनके सारे जनरल्स बाहर हैं, कोई यूके में है, कोई वेस्ट में है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। प्रॉपर्टी बना के वो अपने को अपना ख्याल रखते हैं, अपना और अपनी फैमिलीज का। और न्यूक्लियर की भी बात हुई है, इनमें दम नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। करके देखें, जिस दिन ये आपको सबसे बड़ा सबूत कब मिलेगा ये शायद कर सकते हैं, सब देश से भाग जाएंगे ये लीडर्स। मरने के लिए किसको छोड़ेंगे? अपनी। इनका कोई ना जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, सुधांशु जी ने बिल्कुल सही बोला, बंगाली को नहीं देख पाए, आज बलूचिस को नहीं देख पा रहे हैं। वो उनके खिलाफ खड़े हैं, तो वो भी मुस्लिम। अफगानिस्तान में 100% मुस्लिम्स हैं, सबसे ज्यादा वो नफरत इनसे करते हैं। क्यों? इनको पता है ये सबको बस एक्सप्लॉइट करके धर्म का वो नाम लेके इस्लामिक टेररिज्म सोच के और ये सबको गुमराह कर रहे हैं। आज अफगान तालिबान को भी पता है इन्होंने इनको 25 साल एक्सप्लॉइट किया है, अब वो इनको हिट करना चाहते हैं। पीओके में क्यों लोग इंडिया के साथ वापस आना चाहते हैं? तो कहने का मतलब है और इनकी आर्मी के अंदर ये जो टैंक वैंक में खड़े होकर बोल रहा है, हाँ। ये साफ मतलब है अपने यंग ऑफिसर्स को और जवानों को थोड़ा मोटिवेशन करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मुनीर का अंत यही करें, पाकिस्तान सेना में बगावत हो सकती है, जनरल्स द्वारा नहीं, यंग ऑफिसर्स, मिड लेवल ऑफिसर्स और जवान द्वारा। क्योंकि वो भी आज सवाल उठाते होंगे अपने मन में, ये लड़ाई हम कर क्यों रहे, हमारे को मिल क्या रहे इसमें, ये हमें ही मरवा रहे हैं। और जब एक्चुअल वो लड़ाई होगी ये भाग जाएंगे छोड़ के। आपने देखा था 93,000 जब प्रिजनर्स वॉर हुए थे, किस प्रकार जनरल AK नियाजी ने सरेंडर कर दिया। इतना अगर वो दमदार फौज थी तो लड़ी क्यों नहीं? आज भी हमें खराब लगता है, वो बोलते हैं कि ये बाकी हम लोग काफिर हैं। ये सब गुमराह करके कौन काफिर हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस इतनी हाईली कैपेबल है, हमारा देश इतना कैपेबल है, यूनाइटेड इंडिया खड़ा हुआ है आज उनके साथ। और इन्होंने ये भी चेष्टा की थी, ये धर्म का नाम बार बार लेके, कि कश्मीरी भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाए। आज पूरा कश्मीर एकजुट होकर पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो इनकी सारी स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। वेस्टर्न बॉर्डर्स में इनको तकलीफ, ईस्टर्न बॉर्डर्स में अभी हम बिल्कुल पॉइज्ड हैं। हमारा जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है वो भी बहुत अहम रखता है। देखिए उनका एक स्टेटमेंट से ही हमने फौज को पूरी खुली छूट दे दी है, कब कहां कैसे वो फौज के ऊपर है। वही स्टेटमेंट से देखिए कितने घबराए हुए हैं। तो आपके हिसाब से सर, पाकिस्तान का जो एक आम जो नया जो मान लीजिए कोई भर्ती हो रहा है, अफसर भर्ती हो रहा है, जवान भर्ती हो रहा है, उसका मोटिवेशन क्या है? उसका मोटिवेशन रिलीजियस है, एंटी इंडिया है, वो किस चीज पर लड़ने के लिए जाता है? अरे बहुत अच्छा सवाल है। इनका आइडियोलॉजी यही है, ये बार बार बस बोलते हैं हिंदू, एंटी इंडिया, इंडिया को खत्म करना है। इनके ऑफिसर्स, मेजर्स क्या आर्टिकल लिखते थे जब मैं अपनी डिवीजन फिरोजपुर में कमांड कर रहा था, तो हम अपने सोर्सेज से इनके आर्टिकल मंगवाते थे। इंडिया द कॉल्ड्रन ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये सपने ले रहे थे पता नहीं कहां के, कि इंडिया टूटेगा, कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, ये है, धर्म है, इतने कास्ट है, फलाना फलाना लैंग्वेजेस हैं। ये एक जानते नहीं है, ये एक नेशन है। वी हैव एग्जिस्टेड मोर देन सो मेनी सेंचुरीज। एक हम नेशन है, हमारा कल्चर है, हमारा इतिहास है, हमारी ज्योग्राफी है। इनका क्या है? 1947 में ये क्रिएट किए थे आर्टिफिशियली, है तो हमारे ही खून ना, क्या है इनका? और आज बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं है। हिस्ट्री क्या है? इट इज एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स, हिंदू जस्ट फिनिश देम ऑफ, एंड काफिर सेंटिमेंट, कि ये काफिर है, लड़ ही नहीं सकते। देखिए एक मामले में पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। वो क्या है? पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल लीडर खड़े होकर नहीं कहता कि वो इंडिया के फेवर में है या इंडिया के लिए सिंपैथेटिक स्टेटमेंट नहीं देता। हमारे यहां बहुत से लोग देते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज करता है इंडिया के खिलाफ। ये बताइए पाकिस्तान के कितने नेताओं के स्टेटमेंट हमारे यहां वायरल हो रहे हैं हमारे मीडिया में? नील। हमारे यहां कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का देखिए क्या बयान वहां वायरल हो रहा है, जबरदस्त। राहुल गांधी जी का तो वो डोजियर में दिया गया था। आप याद करिए,
अरे भाई, आप जाके देखा होगा मीडिया में वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो नाम ले रहा है कि ममता बनर्जी जी और वो कम्युनिस्ट और फलाने सब, पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ नहीं है, ये सब हमारे साथ है। दिस इज अ वर्ल्ड यूज। और मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, हाफिज सईद का 10 साल पुराना वीडियो अवेलेबल है जिसमें कह रहा है हिंदुस्तान में सब बुरे लोग नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, जिसमें वो कुछ पत्रकारों का नाम ले रहा है और कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहा है। कम से कम खड़े होकर कहना चाहिए, हमारे यहां से नेता गए थे पाकिस्तान में, कहा मोदी को हराना है, आप मदद करिए। वहां के किसी ने आके कहा कि जनरल मुनीर को हटाना है, आप मदद करिए। वहां के किसी ने आकर हमारे आर्मी चीफ को गले लगाया, यहां जाके सिद्धू ने गले लगाया। इस मामले में पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। ये वहां सही है या गलत है, सब साथ हमारे यहां सही, मगर लंबे समय के बाद एक डिसाइसिव लीडरशिप आई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिसकी वजह से जो आपने कहा कि फौज को पूरी छूट दी गई है, एक वो लीडरशिप थी 26/11 के हमले के बाद। जनरल कौन थे, फाली होमी मेजर, एयर चीफ, उन्होंने बाद में लिखा है 2016 अपने मेमोर में कि एयरफोर्स तैयार थी एक्शन लेने के लिए, मनमोहन सिंह सरकार ने परमिशन नहीं दिया। उस समय के आईबी और चीफ ने भी बाद में लिखा, और बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा 2010 में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के द्वारा कि भाई उस समय भारत की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनको लगता था कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट डेवलप होगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसका मतलब भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से कांग्रेस ने जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा। ये एक अंतर है उनकी सोच और हमारी सोच में, और जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं हमारे यहां एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए, कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन, उसकी जरूरत है। और वो जब होगा, तो दुनिया के हर देश में है, तब वो स्थिति बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी, और उसके लिए जो एक पॉलिटिकल विल चाहिए। हां, एक देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो पाकिस्तान झूठी बात फैलाता है। सन 71 की लड़ाई में, जनरल साहब को हमसे बेहतर पता होगा, वहां एक ओत ऐसी दिलाई जाती, वो कहते हैं सन 71 क्यों हार गए, कहते हैं यहिया खां की बेवकूफ़ी और हिंदुओं की चालाकी, हिंदुओं की फौज ने हमें हरा दिया। जबकि फैक्ट क्या है, जो भारत की आर्मी जिसने 71 में ढाका में पैराट्रूपर्स को जिसने लीड किया था, वो जनरल जैकब थे, एंड ही वॉज ज्यू, ही वॉज यहूदी। चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जिन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करवाया जनरल यादी से, वो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ही वॉज सिख, एंड हु वाज द आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ, ही वॉज ज़ोरोस्ट्रियन। ये है इंडियन आर्मी, जिसको वो ये कहते हैं ये फौज। देखिए, जो सच है उसको झूठ दिलाकर, अगर आप मृग मरीचिका में जीते रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिव इन मिराज, तो प्यासे मरना आपका मुस्तकबिल हो जाता है। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। एक सवाल, लेकिन वो बात सही है, उस कैबिनेट की, वो प्रधानमंत्री ने जो सेना प्रमुखों के साथ, रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक की, फिर कहा कि सेनाओं के हाथ स्वतंत्र हैं, वो अपने आप फैसला लें। लेकिन ये तो पॉलिटिकल फैसला होगा ना सुधांशु जी, कि आप किस हद तक जाना चाहते हैं। आप पीओके लेना चाहते हैं, आप आतंकवादियों पर ही सिर्फ कार्रवाई करना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल ये तो देश का नेतृत्व तय करेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ना, तय सेना करे, क्या टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, कब टारगेट करना है, फिर पॉलिटिकल डिसीजन होगा। पॉलिटिकल डिसीजन, बिल्कुल आपने सही कहा, सन 71 में हम जीते। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज की बात है, 93,000 प्रिजनर वॉर और हमने छोड़े, पीओके हमने नहीं सॉल्व किया, चलिए छोड़ दीजिए। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वो हमने क्यों नहीं लिए? मतलब बांग्लादेश वाले, ईस्ट पाकिस्तान के, हमने उनके प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ दिए 93,000, 54 हमारे वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में थे, वो वापस क्यों नहीं लिए? और जो हमने पाकिस्तान का हिस्सा जीता था यानी आज के पाकिस्तान का, वो भी वापस कर दिया। ये एक रहस्य है, मैं उस पर इस समय नहीं जाना चाहता। लीडरशिप ये होती थी इनके जमाने में। एक हम लोग बचपन में गीत गाते थे कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया। नेहरू जी विदेश नीति में चीन में असफल हो गए, गुलाब उनके लिए, और ताशकंद में वतन का लाल सो गया। तो चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। फौज जीतती थी मैदान जंग में, और कूटनीति की टेबल पर सब हार के चले आते थे। पहली बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कूटनीति के टेबल पर वो बिसात बिछाई है कि पिछले 11 साल से पाकिस्तान से एक भी ऑफिशियल द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। पाकिस्तान सर के बल खड़ा हो गया, कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन नहीं ला पाया चाइना के सपोर्ट के बावजूद। मसूद अजहर को
आतंकवादी घोषित होने से नहीं रोक पाया पूरी कोशिश करने के बावजूद। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री के रूप में भाषण देकर चले आई, पाकिस्तान नहीं रोक पाया। इससे पहले भारत के किसी विदेश मंत्री को वो ओआईसी में भाषण नहीं देने देता था। तो इसे हम कहते हैं कि एक डिप्लोमेटिक डेक्सटरिटी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखाई है। और दूसरी बात आप ये समझिए, जिसको वो अपना सबसे खास मानता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, अरब कंट्रीज, हम सफर, हम नियाला, हम पियाला, हम राज, जहां जाके वो कटोरा लेके खड़ा होता, भाई मेरे को कुछ पैसा दे दे, वो यूएई क्या करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद देता है। मतलब आप समझिए, आप उससे टुकड़े मांगने जाते हैं, वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता। आज मैं एक और बात कहूं, देखिए, एक मैं बाकी सब बात अलग है, एक बड़ी गंभीर डिप्लोमेटिक बात कहता हूं। आज डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की स्थिति देखिए, चाइना किस पोजीशन में है। चाइना के लिए कैच 22 सिचुएशन है, इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। और कोई समय होता वो खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता। मगर आज जिस टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है अमेरिका के साथ, अमेरिकन मार्केट बंद है उसके लिए, यूरोपियन मार्केट बंद है। अब तो वो भारत की मार्केट को हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। सिर्फ 15 दिन पहले की बात है जब चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया था, इट्स अ टाइम फॉर ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। आज अगर वो खुल के भारत के खिलाफ खड़ा हो जाता तो इंडियन मार्केट बंद। आप सोचिए, चाइना की इकोनॉमी जो हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, दैट विल बी इन अ सीरियस थ्रेट ऑफ गोइंग इन रिसेशन। अगर यूरोप, अमेरिका, इंडिया तीनों में मार्केट बंद है। अब इधर गिरे तो कुआं है, और अगर चुप रहता है तो पाकिस्तान ज्यादा पिट गया तो खाई है। पाकिस्तान की तरफ खड़े हुए तो इधर है। अब आप आइए, वो सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात को साथ में लेना चाहता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आए थे G20 में, एक दिन एक्स्ट्रा बात करके गए। जब ये घटना हुई, प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। यूएई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में मेन हिस्सा है, इंडिया के साथ पार्टनरशिप है, क्योंकि उसको पता है कि तेल का खेल 20-25 साल में खत्म होने वाला है। वो अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर कर रहा है और ट्रेड में एक नए डायमेंशन पे लेके जा रहा है, जिसमें इंडिया एक मेन पार्टनर है, पाकिस्तान का कुछ नहीं। तो इन देशों को पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना है। उन सब के लिए पाकिस्तान एक लायबिलिटी है और इंडिया एक एसेट है। मोदी जी ने उस सिचुएशन में लाके पहुंचाया। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, जितने भी लोग क्रिटिकल हो गवर्नमेंट के, मतलब इस पे मेरी बात गलत लगे तो मुझे बता दें इसका फैक्ट। यूएई के लिए इंडिया एक एसेट है, सऊदी अरब के लिए इंडिया एक एसेट है, चाइना के लिए इंडिया एक पॉसिबिलिटी है, और इन सब के लिए पाकिस्तान एक लायबिलिटी है। नहीं, तभी तो सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के पास बहुत अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी है, टुकड़े कीजिए पाकिस्तान के। तो मोदी जी ने तो कहा है कि जो परपिट्रेटर्स ऑफ टेरर हैं उनको एंड ऑफ द अर्थ तक देखेंगे। तो मैं भी कहना चाहता हूं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। तो आज का फिर क्लोजिंग रिमार्क जनरल साहब से मैं लेता हूं। जनरल साहब, हमें यह बताया गया कि सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है और हमेशा उसके पास प्लान्स भी रेडी रहते हैं। वो जब कोई परिस्थिति आती है तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को थोड़ा सा ट्वीक करती है, लेकिन तैयारी उसकी हर पॉसिबिलिटी के लिए होती है। पाकिस्तान के लिए हमारी किस पॉसिबिलिटी, किस हद तक की तैयारी है? आइडियल तैयारी तो हमेशा रहती है। सेना के लिए आज की तारीख में मेरे को लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टारगेट करने की ज़रूरत है। वो है पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप और ISI। टारगेट कैसे किया जाए? उनके अवाम के थ्रू, जो आज शुरू हो गया है। उनकी अवाम हर जगह पाकिस्तान सेना और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो कई बार होता है, विदाउट फाइटिंग अ वॉर यू कैन अचीव योर स्ट्रैटेजिक एम्स, और हमारा एम यही है, पाकिस्तान सेना को टारगेट करना और उनकी अवाम के थ्रू। तो वो एक मेरे को बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी लिखती है। एंड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। आज जो मैं बोलूँगा पूरी एक बैटलफील्ड जो हमने शेप कर दी है, डिप्लोमेसी से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, सब शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड, वो बिल्कुल राइट है। इट इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम एंड आर्मी विल डिसाइड। वो हम फैसला करेंगे कब, कहाँ, कैसे, कितने फोर्स से कितना करना है। हो सकता है बिना किए हुए सब कुछ हासिल हो जाए, वो तो आइडियल है। देखिए, जो जनरल हसन साहब ने एक बात याद दिलाई थी, ये भारत में तो कल्पना नहीं हो सकती, दुनिया के ज़्यादातर देशों ने, पिछले साल की बात है कि पाकिस्तान के आर्मी कमांडर्स के घर पे आगजनी हुई आम पब्लिक के द्वारा। बलूचिस्तान में जो BLA ने उनके ऊपर अटैक किया, वो ट्रेन हाईजैक, ये उसके बाद आप देखिए जो तालिबान उनके ऊपर अटैक कर रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ भी बोल चुके थे हमने ये किया, और अभी ख्वाजा आसिफ भी बोले हैं रक्षा मंत्री कि हमने 30 साल तक ये किया। तो भाई साहब, जो आप करेंगे, तो हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि आप अपने पिछवाड़े में सांप पालेंगे
और आप सोचेंगे वो सिर्फ पड़ोसी को काटेगा, हमको नहीं काटेगा, ऐसा नहीं होता। तो आज जो पाकिस्तान जिस अंजाम के मुकाम पर खड़ा है, उसके लिए मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। तो जनरल साहब ने कहा, मुझे लगता है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता वहीं से मामला इस कदर उभर कर सामने आने लगे कि उन्हें अपने को ही संभालने में परेशानी महसूस होने लगे। जो पाकिस्तान के एक थिंकर हैं, उनके यूट्यूब पे मैंने 10-12 साल पहले ये सुना था, हसन निसार साहब उनका नाम है। उन्होंने कहा, यार क्यों खाम खाम में कहते हो कश्मीर लेंगे कश्मीर लेंगे, मशरकी पाकिस्तान तुमसे संभला नहीं, यानी ईस्ट पाकिस्तान तुमसे फाटा संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनवा संभल नहीं रहा, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, पीओके हिलता डुलता रहता है, सिंध में मामला उठता रहता है। वो कहता हम जो है वो संभाल के रख लो, उसके बाद खामखा में हल्ला मचाओ कि ये लेंगे वो लेंगे। इसलिए मुनीर साहब जो कह रहे हैं ये शेख चिल्ली के सपनों के अलावा कुछ नहीं है। और जो आपने कहा कि बंदर के हाथ में अस्तुरा, तो कभी कभी बंदर इतना मूर्ख भी हो सकता है कि वो अपनी जगलर वेन खुद काट ले। अब देश इंतजार कर रहा है, जैसा जनरल साहब ने बताया, क्योंकि जनरल साहब जो है फौजी माइंडसेट से आपको चीजें बताते हैं कि तैयारी और दुनिया के हालात, हर चीज इस वक्त भारत के हक में नजर आ रही है। और सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें इशारों में कही हैं, कम शब्दों में कही हैं, उनको ज्यादा समझिए। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, वॉर रूम में आ जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।